आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर हैं अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। नेशन एट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम बड़ी खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की और बात करेंगे सबसे पहले आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं 2 दिवसीय। बता दें आपको कि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला तमिलनाडु का दौरा है। महाशिवरात्रि के मौके पर द्रौपदी मुर्मू कोयम्बटूर के ईशा योगा सेंटर जाएंगी और महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति कल यानी 19 फरवरी को वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगी और 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को संबोधित करेंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो राष्ट्रपति की बात हो गई और अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि 27 फरवरी को मेघालय में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को तुरा में एक रैली को संबोधित करेंगे और उसी दिन शिलांग में एक चुनाव अभियान के दौरान एक रोड शो भी करेंगे, जहां बीजेपी को बड़े वोट शेयर हासिल करने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी होगी। बता दें कि मेघालय के 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। जनजातीय रिश्तों के समीकरण और डबल इंजन सरकार का फॉर्मूला लेकर बीजेपी बैक सीट से सत्ता के फ्रंट सीट पर बैठने के लिए अकेले रणभूमि में उतरी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी राज्य में कांग्रेस का विकल्प बनने की जुगत में है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं दिल्ली से अहम खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली से ये अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जीएसटी काउंसिल से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। खुले में बिकने वाले मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है। इसके अलावा पान मसाला और गुटखा कारोबार में कर चोरी पर लगाम लगाने की व्यवस्था पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं पेंसिल शॉर्पनर पर भी जीएसटी घटाकर 18% से 12% किया जा सकता है इसको। और बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के जरिए बनाई गई जीओएम की सिफारिश पर भी चर्चा हो सकती है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और पीएम से मिले हैं विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के एस जयशंकर ने। कई अहम मुद्दों पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से चर्चा की। वहीं इस दौरान एस जयशंकर ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का हस्ताक्षर किया हुआ बैट ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री को गिफ्ट किया। अगली खबर भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को लेकर है, जहां आज से वो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, पर्थ और सिंगापुर के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वहीं यात्रा के दौरान श्री मुरलीधरन मंत्रियों और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे और उद्यमियों छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगे। उद्यमियों के साथ बता दें कि विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन फिजी के नांदी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जा रहे हैं। उनके दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। और अब बात करते हैं दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर। बता दें कि दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर मेयर का चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस चुनाव में नामित सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अब 2.5 महीने बाद दिल्ली को मेयर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और चलिए दिल्ली के बाद अब रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर आज
महाराष्ट्र की राजनीति में उठक पटक के बीच प्रदेश को नए राज्यपाल मिल रहे हैं। नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस आज राजभवन में पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने 75 साल के रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में होने जा रहा है। बता दें कि 2 अगस्त 1947 को रायपुर में जन्मे बैस संसदीय राजनीति, सामाजिक सरोकारों और संगठन कार्य में 5 दशकों के लंबे अनुभव के साथ नगर सेवक के पद से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यपाल के पद तक सार्वजनिक जीवन में विभिन्न जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर चुके हैं। और अगली खबर भी राज्यपाल को लेकर के ही है, जहां आज झारखंड को एक नए राज्यपाल मिलने वाले हैं। दरअसल झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण आज पदभार ग्रहण करेंगे, जिसके लेकर मनोनीत राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण कल ही रांची पहुंच गए हैं, जिसको लेकर और जहां हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की और बाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि जोहार आदरणीय सीपी राधाकृष्ण जी, नवनियुक्त राज्यपाल के रूप में झारखंड की वीर भूमि में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अब बात हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से जुड़ी हुई खबर की करेंगे, जहां शिव प्रताप शुक्ल आज महाशिवरात्रि के मौके पर हिमाचल के 29वें राज्यपाल की शपथ लेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस सबीना उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे राजभवन में होगा। इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ नेता राजभवन में मौजूद रहेंगे। इससे पहले शिमला पहुंचने पर हिमाचल के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों ने राजभवन पहुंचकर स्वागत किया था। और अगली खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का नाम और पहचान दोनों खोना पड़ा है। वहीं इसी के फैसले के बाद से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसी के फैसले से साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। और वहीं इस मामले पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने का निर्वाचन आयोग का फैसला लोकतंत्र की हत्या है। वहीं राउत ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों के पास जाएगी। पूरे मामले पर संजय राउत ने कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, लेकिन हम जनता के दरबार में नया निशान लेकर के जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। तो महाराष्ट्र के बाद अगली खबर नागपुर से, जहां नागपुर की फुटाला झील में म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुणे जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक की जयंती 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक ऐतिहासिक थीम पार्क शिव सृष्टि का उद्घाटन करेंगे। और बात दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे चीतों के दूसरे जत्थे की करेंगे, क्योंकि देश में आज 12 खास मेहमान आ रहे हैं। ये मेहमान दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 12 चीते हैं, जो मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क की शान बनने जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका से 12 नए चीते सुबह 10 बजे भारत आएंगे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। इन 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा चीते हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से चीतों का दूसरा जत्था एमपी में ग्वालियर वायुसेना के अड्डे पर पहुंचेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत 1 महीने तक इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में क्वारंटीन में रहना होगा। चीतों को नेशनल पार्क में बनाए गए 10 विशेष क्वारंटीन बाड़ों में रखा जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव अपने हाथों से बाड़े में चीतों को छोड़ेंगे। और बात करेंगे भाकपा माले की मेगा रैली की। अरसे बाद पटना लाल झंडों से पट गया है। गांधी मैदान में भाकपा माले की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली का आगाज हो गया है। वहीं रैली में जुटी भीड़ को देखकर भाकपा माले के नेताओं का हौसला बुलंद है। राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार गरीबों का प्रदेश है और लोकतंत्र की जरूरत गरीबों को ही पड़ती है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में जुटी ये भीड़ पूरे देश को संदेश दे रही है कि संविधान पर हमला करने वाली और नफरत की राजनीति करने वाली ताकतों के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। विपक्षी एकता के लिए वामपंथी दलों की कार्य योजना इस तरह तैयार करनी होगी कि आगामी चुनाव में देश से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़कर फेंका जा सके। आपको बता दें कि लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं को न्योता दिया गया है।
और अगली खबर एक बार फिर से दिल्ली से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि सीएम गहलोत को बजरंग दल पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। साथ ही गहलोत सरकार को इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोहारू में एक जली हुई गाड़ी में कुछ जले हुए नर कंकालों का मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आग किसी दुर्घटना में लगी है या किसी ने लगाई है, अभी इस पर जांच होनी बाकी है। गाड़ी राजस्थान की है, परंतु कंकाल किसके हैं, ये भी अभी जांच का विषय है। मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और अगली खबर राजस्थान से, जहां आजादी के अमृत महोत्सव पर अखिल भारतीय माघ महोत्सव के तहत जयपुर में आज और कल राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कोचर ने बताया कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर आदिगुरु शंकराचार्य पर 40 साल पहले बनी दुनिया की पहली संस्कृत फिल्म और कल दुनिया की पहली संस्कृत की साइंस फिल्म यानम की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। आपको बता दें कि यानम फिल्म मंगल अभियान पर आधारित है। और अब बात राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई अगली खबर की करेंगे, जहां बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। सरकार की तरफ से 1 लाख भर्तियों की घोषणा महज एक छलावा है। इन भर्तियों का धरातल से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पिछली भर्तियों पर अभी तक नियुक्ति नहीं की है। और अब उत्तराखंड की अहम खबर आप तक पहुंचा दें। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग की 5 अलग-अलग पॉलिसियों को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं उद्योग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी 2023 आने से नए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी के अलावा अगर कुछ बदलाव करना पड़े तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। और निजी भूमि धारक अगर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे 10 लाख प्रति एकड़ का सपोर्ट उद्योग विभाग द्वारा दिया जाएगा। अब खबर सीएम धामी के चंपावत दौरे की। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी मशहूर सप्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में स्थानीय कार्यकर्ताओं और आम जनता से भी मुलाकात करेंगे। लोगों से मिलने के बाद सीएम धामी दोपहर में चंपावत से पंतनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। और अगली खबर बलिया में हुए गोलीकांड की। यूपी के बलिया में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सुरेश वर्मा तहसील से अपने समर्थकों की जमानत कराकर घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में उन पर हमला हुआ। वहीं पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। और अब खबरों में रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ और अहम खबरों का। आपको बता दें कि यूपी के बाराबंकी में सीबीआई की टीम ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिससे पूरे बाराबंकी में हड़कंप मच गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक साथ बाराबंकी में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की? दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा समेत कई जगहों पर छापेमारी की, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के एक कर्मचारी पर नोटबंदी के दौरान फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने और लाखों रुपए हड़प लेने का आरोप है। और यह फर्जीवाड़ा बाराबंकी में फैल चुका था, जिसको लेकर सीबीआई ने कर्मचारी के लखनऊ आवास से लेकर उसके गांव तक छापेमारी की। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां यूपी के हरदोई में ईडी की टीम ने एक फार्मेसी कॉलेज में छापेमारी की। दरअसल ये पूरा मामला स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर हरदोई सहित कई जिला प्रशासन ईडी के रडार पर है। वहीं कॉलेज में ईडी की टीम ने फार्मेसी कॉलेज के कई रिकॉर्ड खंगाले। दरअसल ईडी की छापेमारी की भनक लगते ही इलाके में खलबली मच गई। इस दौरान कॉलेज गेट पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहा और साथ ही लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी गई थी। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप के ऑडिट के बाद ईडी से जांच कराई जा रही है। और अब रुक करते हैं बॉलीवुड को हुए एक नुकसान की खबर का। बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके एक्टर शहनवाज प्रधान अब इस दुनिया में नहीं रहे। महज 56 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। उन्होंने वेब सीरीज मिर्जापुर में गुड्डू भैया के ससुर का दमदार किरदार निभाया था। बताया जा रहा है कि वो किसी फंक्शन में थे और वहीं पर उनके सीने में तेज दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। फिर उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहनवाज के निधन की खबर सुनकर फिल्म जगत में शोक की लहरें। फेमस एक्टर राजेश तेलंग, जो कि खुद मिर्जापुर में अहम किरदार निभा चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर किया।
और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई, जहां एक और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था से लोगों का मन भर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों से शिक्षक नदारद रहने की भी खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों के नदारद रहने के बाद स्कूल के रसोइयों ने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठा लिया है। वहीं बच्चों के परिजनों का कहना है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्कूल में आते हैं। जब इसके बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि बोर्ड परीक्षा का समय चल रहा है, इसमें काफी शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगाई गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब दक्षिण भारत की खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां खबर केरल के तिरुवनंतपुरम से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दरअसल बीजेपी ने उनके कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी का आरोप लगाते हुए नेमल पुलिस थाने तक एक विरोध मार्च आयोजित किया था, जिसके बाद दोनों के बीच में हल्की झड़प देखने को मिली। पुलिस का कहना है कि मंदिर के पास लगाए गए टेंट को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हटा दिया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने करीब 30 लोगों के खिलाफ टेंट उजाड़ने का मामला दर्ज किया है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर गई, लेकिन उनका पता नहीं चला। और अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां रेपल्ले गांव में पुलिस ने कई घरों की तलाशी ली। डीएसपी मुरली कृष्ण की देखरेख में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कई घरों में अवैध तरीके से शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने ये तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अन्य लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरह से अवैध शराब का धंधा किसी ने किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अब अगली बड़ी खबर पुडुचेरी से, जहां सीएम एन रंगास्वामी ने शंकरपल्ली नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे फ्लाईओवर के कार्यों का निरीक्षण किया। दरअसल फ्लाईओवर का कार्य आज से शुरू हो गया है। सीएम रंगास्वामी ने उद्घाटन करते हुए सबसे पहले इसकी पूजा अर्चना की। बता दें कि इस फ्लाईओवर के निर्माण से किसानों को काफी लाभ होगा। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अमरावती से, जहां टीटीडी धार्मिक सलाहकार चंगाती कोटेश्वर राव ने कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने धार्मिक प्रवचनों के लिए लोकप्रिय चंगती का सम्मान किया और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति भेंट की। उनके साथ शांता बायोटेक्निक्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक डॉक्टर के.आई. वाराप्रसाद रेड्डी भी थे। बैठक के बाद के.आई. वाराप्रसाद के साथ कोटेश्वर राव ने गौशाला का दौरा किया और इसके रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। और अगली खबर केरल के कोच्चि से, जहां केरल टेक्सटाइल और गारमेंट्स एसोसिएशन की जिला समिति ने मेगा थिरुवाथिरा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कपड़ा और परिधान क्षेत्र में काम कर रही लगभग 1000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। केरल के कोच्चि में ड्रग्स के नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं के समूह ने डांस किया, रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए। आसमान में उड़ते गुब्बारों और जमीन पर महिलाओं के आकर्षक डांस ने समा बांध दिया। केटीजीए की जिलाध्यक्ष बीना कन्नन की अगुवाई में हो रहे कार्यक्रम में थिरुवाथिरा के बारे में बताया गया। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य समाज में नशीली दवाओं के उपयोग के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। आपको बता दें कि थिरुवाथिरा केरल में किया जाने वाला एक अनूठा डांस है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के एक मोबाइल हेल्थ वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आईआरसीएस महासचिव ने राज्यपाल को जानकारी दी कि उन्हें कनाडाई रेड क्रॉस द्वारा प्रायोजित 16 मोबाइल स्वास्थ्य वैन प्राप्त हुए हैं और हर वैन में आपातकालीन उपचार, स्पॉट रक्त संग्रह और टीका प्रशासन जैसी सुविधा है। इसी बीच राज्यपाल हरिचंदन ने जरूरतमंद लोगों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आंध्र प्रदेश राज्य शाखा और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना की। और अब बात करते हैं खेल जगत की, यानी खेल दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की। दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा। भारतीय गेंदबाजों ने पहले दमखम दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 263 रनों पर समेट दिया। इसके बाद पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन बना लिए। और बता दें कि स्टंप्स के समय रोहित शर्मा 13 और केएल राहुल 4 रनों पर नाबाद लौटे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा 81 और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने नाबाद 72 रन बनाए। वहीं भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने 3-3 विकेट लिए।